अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान, आपकी खिदमत में आज के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे मेरे कप्तान की अदालतों में पेशियों और जमानतों का सिलसिला जारी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली, क्या मेरे कप्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है? नवाज शरीफ के एतमाद में इजाफा तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की वजह से है। और डॉलर की कीमत में कमी मुस्तकिल है या आर्जी? नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने की तमाम ख्वाहिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। मेरा कप्तान सियासत की पिच पर डट कर खड़ा है। इस्लामाबाद की अदालतों से आज मजबूरी तौर पर मेरे कप्तान को 16 मुकदमात में जमानतें मिल गईं। मेरे कप्तान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3, सेशन कोर्ट से 10, हाई कोर्ट से 1, एहतसाब अदालत से 2 मुकदमात में जमानत मिली। बुशरा बीबी को भी 2 मुकदमात में जमानत मिल गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद करने वाले मेरे कप्तान को आज उन्हीं की अदालत से तोशाखाना केस में पहली खुशखबरी मिली, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जिसमें मेरे कप्तान की जानिब से दायर करदा तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना ट्रायल की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 23 जून को फैसला महफूज किया था। अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत दी कि इमरान खान की दरख्वास्त को ज़ेरे इल्तवास समझा जाए और 7 रोज़ के अंदर इस पर नए सिरे से फैसला किया जाए। तोशाखाना केस में मेरे कप्तान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की गई थी, जब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद मेरे कप्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। गुज़िश्ता माह दोबारा समाअत के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने 23 जून को अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज जारी किया गया। इससे कबल अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था। अदम पेशी के बायस मेरे कप्तान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने मेरे कप्तान को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की झेली शिक पी के तहत नाअहल किया, जबकि आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असेंबली के अख्ताम तक बरकरार रहनी थी। फैसले के फौरन बाद मेरे कप्तान को मियाँ वाली की सीट NA-95 से D सीट भी कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद मुतअद्दिद कानूनी माहिरीन की राय है कि हुकूमत की जानिब से पिछले 10 माह से जारी तोशाखाना केस पर जारी बहस तकनीकी तौर पर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। अब शायद हुकूमत अलकादर ट्रस्ट केस को बुनियाद बनाकर मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। इस बात को कल आधी रात को जारी होने वाली सदारती ऑर्डिनेंस से तक़वियत मिली। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी गुज़िश्ता रोज़ दी थी। विफाकी काबीना के इजलास में सबसे आखिर में कार्रवाई की गई और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को काबीना के बंद कमरे के इजलास से बाहर निकाल दिया गया था। इससे पहले सदारती ऑर्डिनेंस की राह हमवार करने के लिए पीर की शाम कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जारी हो तो सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि मेरे कप्तान पहले ही 26 मई 2022 को होने वाली नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। हालिया नैब तरामीम के बरक्स पुराने नैब ऑर्डिनेंस में मुलजिम को दौरान तफ्तीश गिरफ्तार करके 90 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकता था। मौजूदा हुकूमत ने पहले इस मुद्दत को कम करके 14 रोज़ किया, अब खुद ही उसे 30 रोज़ कर दिया। मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस तरमीम को मेरे कप्तान की गिरफ्तारी की साजिश करार दे रहे हैं। याद रहे कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता माह आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली के खिलाफ भी कानून साजी करके उसकी सज़ा 5 साल कर दी थी। इस कानून के डायरेक्ट बेनिफिशरी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर खान तरीन होंगे। इसी बुनियाद पर कल वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने दावा किया कि नाअहली की मुद्दत पूरी होने के बाद नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं। इलेक्शन में उनका हिस्सा लेने का ताल्लुक है, कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट 20 में अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है, ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो ये तो वही केस है। तो अगर मरियम नवाज साहब उसमें उसको क्लीन चिट मिली है तो ये भी क्लीन चिट मिली।
नाज़रीन, इस्लामाबाद में मेरे कप्तान की मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान एक बड़ी खबर गिलगित बल्तिस्तान की अदालत से भी आई, जहां 3 रुकनी बेंच ने वजीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री रखने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। इससे पहले अप्रैल में आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को भी नाअहल करार दिया गया था। खालिद खुर्शीद की नाअहली को भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान की नाअहली का केस अब भी ज़ेर समाअत है, जबकि उनकी वज़ारत आला की मुद्दत पूरी हुए भी 2 साल हो चुके हैं। लेकिन मौजूदा वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की तेज़ तरीन नाअहली पर सवालात उठ रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद मेरे कप्तान से मीडिया ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली पर सवाल किया तो उनका कहना था कि समझ जाओ इसके पीछे कौन है। मेरे वज़ीर आला में सबसे बेहतरीन खालिद खुर्शीद था। नाज़रीन, जल्दबाजी में जारी किए गए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मेरे कप्तान की बरक रफ्तार जमानतों और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 58(2)B के खात्मे के बाद अदालत के जरिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की नाअहली जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने का बायस तो नहीं बन रही। सवाल नंबर 2, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर से जारी कराया गया, क्या इसे हुकूमत की बदनीयती कहा जा सकता है? सवाल नंबर 3, क्या किसी भी हुकूमत या जमात की तरफ से फर्द वाहिद के लिए कानून साजी करने के अमल को दुरुस्त अमल कहा जा सकता है? सवाल नंबर 4, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या मेरे कप्तान को नाअहल कराने का हुकूमती ख्वाब कभी हकीकत का रूप धार सकेगा? सवाल नंबर 5, क्या चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा मुस्तकबिल करीब में खुद मौजूदा हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? सवाल नंबर 6, नैब को काला कानून कहने वाले, नैब के पर काटने वाले अब खुद चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा के बायस बन रहे हैं। सवाल नंबर 7, हुकूमत सियासी इस्तेहकाम के लिए मेरे कप्तान की गिरफ्तारी क्यों जरूरी समझती है? इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने चंद सवालात आपके सामने रखे थे, वो सवालात पूछते हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी, कुछ सियासत के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करें। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? एहसन साहब, सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लें। आज मेरे कप्तान का बड़ा बिजी दिन था, बड़ी बेलें लिए उन्होंने, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो जाते रहे, बड़ा हेक्टिक दिन था उनके लिए। कोयटा के अंदर बड़ा एक सीरियस केस उनके खिलाफ जो है वो बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रिलीफ उनको नहीं मिल सका, लेकिन एक ओवरऑल जो इम्प्रेशन आ रहा है, ख़ास तौर पे जो 24 घंटे पहले आप लोगों ने एक कानून साजी की है, नैब की जो एक तरमीम की है, 14 दिन से अब 30 दिन का की गिरफ्तारी हो सकती है। लग ये रहा है कि हुकूमत एक फुल थ्रॉटल के साथ कोशिश कर रही है कि इनको काबू करना है, लेकिन काबू आ नहीं रहा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने धक्का करना होता तो बहुत पहले कर लेते। हम तो चाहते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल हो, तफ्तीश के तकाज़े मुकम्मल हों और इसके बाद जो कानून है वो अपना रास्ता ले। खान साहब मुसलसल कानून का सामना करने से घबरा रहे हैं और एस्केप कर रहे हैं। आपको पता है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, किस तरह उन्होंने तकरीबन 6 साल से ज़्यादा उसको एवेसिवली अदालतों के प्रोसीजर्स के पीछे कानून के ज़रिए एस्केप करते रहे। इसी तरह जो तोशाखाना केस है, वो कई सालों तक वो कानूनी तौर पे उसको मुख्तलिफ कवानीन का बहाना लेके अदालतों से खेल के उसे डिले करते रहे। और अब भी जो अलकादर केस है, इसकी भी तफ्तीश में वो नैब के साथ मुकम्मल ताउन नहीं कर पा रहे। और जो ये आपने तरमीम का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खान साहब ने जिस पर एतराज़ ना किया हो। खान साहब को जब हमने इस नैब लॉ को चेंज किया था तो इन्होंने कहा था कि इस नैब लॉ को इन्होंने अपने लिए आसान कर दिया है, इसके अंदर तो बाइट ही नहीं रही है। तो जो बाइट इसलिए डाली गई खान साहब के बकौल कि जो एहतसाब के इदारों के पास एक ताकत होनी चाहिए, उसको बहुत कमज़ोर कर दिया गया। वो मौसर तौर पे तफ्तीश नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गाहे बगाहे, आप खुद उसके एक्चुअली इफेक्टिव रहे हैं, आपको खुद गिरफ्तार किया गया। अब इस सारी चीज़ के बाद एक बड़ी अजीब बात लगती है कि आप लोग ही नैब को जो है मज़ीद पावरफुल बनाना नहीं, नैब की बात ये नहीं है। देखिए, असल बात यह है कि उसमें कवानीन में कुछ ऐसे सुकम थे। मिसाल के तौर पे खान साहब जो हैं मुसलसल इस बात का सहारा ले रहे हैं कि जब तक आप पेश नहीं होंगे
और आप तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे तो आपकी इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील नहीं हो सकती। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पर्सन स्पेसिफिक लिहाजा हो रहा है सब कुछ। मकसद ये दूसरे मुल्ज़मान भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा। कि वो स्केप करते हैं और वो तफ्तीश में शामिल नहीं होते ताकि वो स्कटल कर सकें, ब्लॉक कर सकें तहकीकात को आगे बढ़ने से। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस बात का रास्ता रोका जाए। देखिए, मेरे हाथ पे गोली लगी हुई थी, उसकी सर्जरी थी, दूसरी दफ़ा सर्जरी हुई जब डॉक्टर्स ने बहुत मेजर सर्जरी करके सारी इसमें से जो स्टील थी वो निकाली। तीसरे दिन कॉल अप नोटिस था। मैं चाहता तो मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता था, 5 घंटे की सर्जरी हुई थी मेरी, लेकिन मैं गया वहाँ पर, मैंने उसको स्केप नहीं किया। उन्होंने उसी वक्त मुझे बिठा लिया वहाँ पे कि जी हम आपको अरेस्ट करने लगे हैं, वी फेस दैट अरेस्ट। नहीं, लेकिन आपके ऊपर इतने केसेस नहीं थे ना जितने उनके ऊपर बन चुके हैं। वो तो बताते हैं कि 150 से भी ज़्यादा अब हो चुके हैं। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो उसका ताल्लुक तो देखें, खान साहब भी हमें बताया करते थे कि केस वहीं बनता है कि जहाँ कोई आपने गलत काम किया हो। तो शायद उन्होंने गलत, और उसी वक्त आप हमें बताया करते थे कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में केसेस इसलिए नहीं बनते। और इंप्रेशन ये आ रहा है कि खान साहब के साथ भी एक्चुअली ये नहीं, कोई ऐसी जाती नहीं। देखिए, खान साहब अब मजलूमियत के पीछे छुप नहीं सकते। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बड़े बड़े केसेस बताता हूँ। देखिए, जो तोशा खाना है, इसमें इट इज़ एन ओपन एंड शट केस कि खान साहब ने वो घड़ी जो एक हमारे इंतहाई दोस्त बरादर मुल्क के सीनियर लीडर ने दी थी, उसको बेचा और उसको कवर अप करने के लिए बोगस रसीद बनाई। ठीक, अब वो बोगस रसीद भी साबित हो गई है, बोगस रसीद देने वाला भी आ गया है और जो उस घड़ी का ख़रीदार है वो भी आ गया है। अब ये ओपन एंड शट केस है, डिसीट किया। इसी तरह तोशा खाना के दूसरे मामलात के अंदर खान साहब ने अंडर इन्वॉइसिंग की हुई है। मिसाल के तौर पे खान साहब को जो तोहफे मिले हैं वो वैल्यू में कम हैं, जो उनके स्टाफ को और गनमैन को मिले हैं तोहफे, उनकी मालियत ज़्यादा है। चले मैं जरा इसके ऊपर इसी तरह आ जाए कादिर के ऊपर आ जाए। कादिर के ऊपर ही मैं एक्चुअली आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो मेरे कप्तान की जानिब से बार बार उठाया जाता है वो ये है कि जी मेरे ऊपर तो पूरी तरह आप लोग थ्रॉटल के साथ जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मलिक रियाज साहब का नाम क्यों नहीं लेते? देखिए, बात यह है कि मलिक रियाज इज़ नॉट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। ठीक है, मलिक रियाज नहीं, वो बेनिफिशरी है ना। बेनिफिशरी तब पकड़ में आता है कि अगर आप ये बता सकें कि उसने कोई एक ऐसा फैसला किया है कि जिससे उसने फ़ायदा उठाया। ठीक है, फैसला तो इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से और उनके इख्तियार की वजह से ही बिकेम द बेनिफिशरी। ठीक है, तो लिहाजा आप एक प्राइवेट सिटीजन को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है उस अकाउंटेबिलिटी लॉ में धक्के से तो ला सकते हैं, लेकिन अगर खान साहब वो फैसले ना करते तो मलिक रियाज कभी बेनिफिशरी ना होता। मुझे ये बताया ना, अगर एक सिविलियन बेनिफिशरी बन जाए एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की वजह से तो उसके ऊपर बात मेरे नज़दीक, देखिए मेरे नज़दीक तो जो अब मिसाल के तौर पे मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, ठीक है, मैं आपसे रिश्वत लेके आपको एक ठेका दे देता हूँ, ठीक है, दोनों को अंदर जाना चाहिए। नहीं नहीं, देयर वाज नो वे कि आप मुझे आप वो फैसला कर सकते हो। तो मेरा फैसला ना, रिश्वत मैंने ली और उसके एवज आपको फायदा दिया, देने वाला लेने वाला दोनों है, जहन्नमी तो हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो पब्लिक ऑफिस है वो तो मेरे पास है। उसने भी गलत किया? नहीं, उसने गलत ये किया कि वो रिसीविंग एंड के ऊपर है ना, ठीक है, उसने कोई फाइल के ऊपर दस्तखत तो नहीं किए, उसने कोई फैसला तो नहीं किया। दिस इज अ सेपरेट मैटर ऑफ लॉ कि उसके साथ क्या बात होनी चाहिए। क्या मलिक रियाज आपकी नज़र में, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, इनोसेंट? नहीं, मेरे नज़दीक चूंकि उसने इमरान खान को रिश्वत दी है, ही इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ, ही इज अ पार्टनर इन क्राइम दैट वे। ठीक, तो लिहाजा, लेकिन साथ में ये बात जरूर आप रखें कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के, सबसे पहले तो उस पब्लिक ऑफिस होल्डर को पकड़े ना, कि जिसने ये फैसला किया पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपया जो है अपने चंद प्लॉट की खातिर, चंद 100 कनाल ज़मीन और अपनी ज़ौजा के जेवरात के एवज उसने पाकिस्तानी कौम के 60 अरब रुपए दे दिए। अच्छा, फिर एक और बात देखिए, खान साहब और मैं PTI के तमाम जो हैं सपोर्टर्स उनको मुखातब करके कहता हूँ कि जी आप कहते हैं खान बड़ा ईमानदार है। फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का मुस्तनद तरीन अखबार समझा जाता है, ठीक, उसने आज से 8 महीने पहले आपके कप्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसने चैरिटी के जो मैच थे जिससे चैरिटी फंडिंग की उसको अपनी सियासत और इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। क्रिकेट क्लब 8 महीने हो गए हैं, कप्तान ने क्यों नहीं फाइनेंशियल टाइम्स को बरतानिया की अदालत में चैलेंज किया? जी
या किसी हमायती ने नहीं किया, लेकिन कि हमारे कप्तान की इज्जत को आपने इतना बड़ा धब्बा लगा दिया। इंटरनेशनल जरीदों के अंदर अगर आप इल्जामात के अगर आगे से कानूनी कार्रवाई ना करें, दैट डज नॉट मीन कि वो वैलिडेट हो जाते हैं। आपके अपनी पार्टी के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात मैं आप बताऊं ना कि डेली मेल में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने मैनेज करके खबर छपवाई। शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए ना नाम अपना क्लियर कराने के लिए। इमरान खान तो कहता है कि मेरा तो तुर्राई इम्तियाज मेरी सदाकत और इमानत और दयानत और सच्चाई और पता नहीं क्या क्या है। तो उसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स जैसा मुस्तनद तरीन अखबार इल्जाम लगाए और वो उसको वेल लेफ्ट कर दे, पी जाए, उस पर टस से मस ना हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ही डज नॉट वांट कि उसकी करप्शन पे बरतानिया की अदालत से मोहर लगे। ठीक, आगे चलते हैं। दुबई में बड़ी मीटिंग्स हुई आपकी और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म, इसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आगे इलेक्शन के हवाले से सीट एडजस्टमेंट, इत्तेहाद, इस किस्म की बातें क्लियर कर दीजिए। क्या फाइनल हुआ है? इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, असेंबलियाँ टाइम पे तहलील हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ये बात, मेरा ख्याल है इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि जो मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है ये अपना आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद, और ये हमारा पहले दिन से ये मौका, पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन पहले नहीं, वो हार्डली, इट डिपेंड्स आई थिंक कि अगर आप ये समझें कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए इंतज़ामी तौर पे कुछ ज़्यादा वक्त दरकार है तो आप एक आध दिन पहले करके वो 90 दिन की जो आइनी सहूलत है वो हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता अगर वो कोई ऐसी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आए कि हमें थोड़ा, वैसे तो 54 दिन का साइकिल है, तो अगर इलेक्शन कमीशन इज़ रेडी फॉर द 54 डेज साइकिल और वो 60 दिन के अंदर उसे पूरा कर सकता है, तो आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न वी विल गो टू द फुल टर्म। अच्छा है, एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि पूरी मुद्दत ख़त्म करके ये इस सिलसिले में बड़ा इबाम पाया जाता है सियासी हलकों में, बार बार सवाल किया जा रहा है। इवन तो आप लोग ये कह भी रहे हैं कि नहीं बिल्कुल टाइम के ऊपर होगा, लेकिन फिर भी इबाम क्यों पाया जा रहा है? इसका मेरा ख्याल है इस पर तो ऐसी स्पेकुलेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने ऊपर ये मलबा लेना चाहता है कि हम अपने टेन्योर जो आइनी मुद्दत है उससे बियॉन्ड स्टे करें और तारीख में जवाब दें कि हमने ऐसा क्यों किया था। इसमें इस सारी चीज़ के अंदर ये फाइनलाइज हुआ है आपकी पार्टी में कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? जी, नवाज शरीफ साहब, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंतखाबात से पहले वो पाकिस्तान आएंगे और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे पार्टी की। कोई डेट नहीं फाइनल? डेट अभी फाइनल नहीं हुई। व्हाई इज़ दैट? क्या वजह? देखिए, वो तो जब पार्टी उनको कहेगी और उनकी भी जो वहाँ पर वो इस बात का फ़ैसला होगा कि अब उनके लिए मुनासिब है पाकिस्तान जाना, तो वो आ जाएंगे। इसका अभी फैसला इस वक्त फिल वक्त नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात से पहले है ये तो? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात से पहले वो आएंगे। चलें, ज़रा थोड़ा सा IMF के हवाले से भी आप लोगों ने इसको काफ़ी प्रोपेगेट भी किया कि जी हमारी डील हो गई, नया हमने पैकेज जो है वो उनसे ले लिया, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म सिर्फ एक गेन है। मैं देख रहा था कि आपने इसके ऊपर काफ़ी आपने काम भी किया है। 5 E's का एक कॉन्सेप्ट आप लेकर आए कि जी इससे जो है वो IMF से छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए ना, पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुसलसल बार बार क्यों गिरता है IMF की झोली में। उसकी वजह यह है कि हमारी 75 साल की नाकामी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट की सलाहियत नहीं बढ़ा सके। जब भी थोड़ी सी इकॉनमी ग्रो करती है, हीटअप होती है, हमारे अंदर डिमांड बढ़ती है इंपोर्ट करने की। सो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, डॉलर्स खर्च कर सकते हैं, लेकिन डॉलर कमाने की जो सलाहियत एक्सपोर्ट की सूरत में वो नहीं बढ़ती कॉरेस्पॉन्डिंगली। नतीजा क्या है कि खसारा हो जाता है तजारत का। हमारे पास उतने डॉलर नहीं होते कि हम अदायगियाँ कर सकें, हमें फिर क्रैश करना पड़ता है सब कुछ और इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के इंपोर्ट सप्रेस करके दोबारा खुद को स्लो डाउन करना पड़ता है। ये किस तरह साइकिल चल रहा है। इसको तोड़ने के लिए आपको अगरचे रिलीफ कुछ तो मिल जाएगा IMF के पैकेज से, ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये बैंड एड है। मैं फिर कहूँगा कि ये मरहम पट्टी है, ये इलाज नहीं है। इलाज करने के लिए हमें अपनी मईशत में स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ लानी हैं, और सबसे पहली जो तब्दीली है वो ये कि अपनी इकॉनमी का पूरा जो किबला है, जो डायरेक्शन है, वो एक्सपोर्ट की तरफ मोड़नी है। हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, हमारा सर्विस सेक्टर, हमारी माइनिंग, हमारी मैन पावर जो पहले भी जाती है। सिर्फ एक सवाल, आपकी ख्वाहिश ठीक है, ये आई थिंक ये पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो IMF ने आपके ऊपर शर्त लगाई कि आपको इंपोर्ट सारी खोलनी पड़ेंगी। सो नाउ जो आप लोगों ने उसको बंद भी किया हुआ था, अब तो खुल गया सब कुछ, किस तरह रोकेंगे? ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, देखिए ना, जब आपने इकॉनमी को खोलना है तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एमरजेंसी बेसिस के ऊपर जितना आप पर इम्पोर्ट का मज़ीद मुतवक्के दबाव हो सकता है उसको ऑफसेट करने के लिए आप अपने ज़र मुबादला के ज़राए बढ़ाएं। सबसे प्रिंसिपल है एक्सपोर्ट।
दूसरा बड़ा जरिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, आपको पता है कि पाकिस्तान जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, सिर्फ $1.5 अरब की सालाना FDI आती है। वियतनाम 10 करोड़ की आबादी हमसे आधा है, $28 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। और इसीलिए ये जो अब हमने एक नई काउंसिल बनाई है SIFL के, जिसके अंदर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ गवर्नमेंट भी, सिविल इदारे भी, आर्मी भी, सब मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज़ उसमें हम कंटिन्यूटी गारंटी करते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको रेमिटेंसेज और बढ़ाने की ज़रूरत है कि बैंकिंग चैनल से। एक सिर्फ यहाँ पे एक सवाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में चूँकि आप बात कर रहे हैं, CPEC की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, CPEC अल्हम्दुलिल्लाह जी CPEC को बड़ी मेहनत की है हमने, उसको रिवाइव कर रहे हैं। और चाइना के साथ मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब 10वीं सालगिरह उसकी जुलाई में हो रही है। और 11 जुलाई को एक खसूसी बीजिंग के अंदर JCC की मीटिंग हो रही है, जो हमारे 10 साला ताल्लुकात को सेलिब्रेट भी करेगी। और हम नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त कर रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर वो CPEC के प्रोजेक्ट्स जिनके लिए पिछली हुकूमत ने बहुत गफलत बरती, मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे गवादर में इतनी बड़ी तहरीक चली जो कि CPEC का मरकज़ था। उसकी बुनियाद क्या थी कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है। ये सारे मंसूबे हम शुरू कर गए थे, उन्हें मुकम्मल होना था 2018-19 में। 4 साल तक कुछ गया और वहाँ पे एक अपराइजिंग हो गई। अब हमने आते साथ 6 महीनों में गवादर में पानी का मसला हल कर दिया, वो पाइप्स बिछा दिए और अगले 2 से 3 साल के लिए उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है, पानी का कोई इशू नहीं है। बिजली के अंदर हमने आते साथ 1 साल के अंदर ईरान से 1000 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल कर दी, जो अगर 1 साल में हो गई 4 सालों में क्यों नहीं हो सकी। हमने आते साथ 1 साल के अंदर तुर्बत से पंजगूर जो नेशनल ग्रिड के साथ गवादर को जोड़ना था, वो ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी। अगर ये 1 साल के अंदर हो गई थी, 4 सालों में क्यों नहीं हो सकी। 4 सालों में गवादर पोर्ट की ड्रेजिंग नहीं की गई, मेंटेनेंस ड्रेजिंग। नतीजा ये है कि कोई 1.5 मीटर उसकी गहराई कम हो गई और वो डीप सी पोर्ट नहीं रही। हमने आते साथ 4.5 अरब रुपए जो है वो लगा के अब उसकी मेंटेनेंस ड्रेजिंग शुरू करा दी है। अच्छा, सवाल ये है कि ये मैं आपको आई कैन गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट। ये सारे जो बॉटलनेक्स हैं, इसके पीछे या तो मुजरिमाना गफलत थी या एक साजिश थी पिछली हुकूमत की कि हमने CPEC को ब्लॉक करना है। पिछली हुकूमत के हवाले से, बिकॉज वी आर एट द एंड, आखिरी में इस सेगमेंट में अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब का एक बयान सामने आया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक ऐसे शख्स का नाम दिया जा रहा है जिसने मईशत का पट्टा बिठाया था। ये अभी इसहाक डार साहब ने कहा है। ये किसकी बात हो रही है? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, क्योंकि मईशत का पट्टा किसने बिठाया? मईशत का पट्टा तो इमरान खान ने बिठाया था। नहीं, लेकिन या कहीं उनके जो वज़ीर ख़जाना है उनके बारे में तो ये मकसद है कि जो उनके वज़ीर ख़जाना रहे हैं, जिन्होंने कि इस मईशत, देखे ना, उनके 2 ही वज़ीर ख़जाना रहे। पहले हफीज़ शेख साहब रहे, उनके बारे में शौकत तरीन साहब ने चार्जशीट पढ़ी, फिर असद उमर रहे, हमाद अजहर रहे, तो वो तो खैर उसके बाद शौकत तरीन, जी शौकत तरीन साहब रहे। तो ये लोग तो सारे उस हिस्सा थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको कोई नाम सजेस्ट किए? अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम करीब पहुंचेंगे तो यकीनन इसमें मुशावरत होगी। ये कोलिशन गवर्नमेंट है और तमाम जो पार्टीज़ कोलिशन में हैं उनकी मुशावरत के साथ हम एक इत्तफाक राय पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपका। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो यही था कि मेरे कप्तान को काबू करने के लिए हुकूमती कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं ला रही। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया हासिल करेंगे सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PDM की जो प्लानिंग बन रही है पिछले चंद हफ्तों से, उसके अंदर सबसे जो एक सेंट्रल फिगर है और वो है मेरे कप्तान। मेरे कप्तान को अगर काबू ना किया गया तो अगले इलेक्शन के हवाले से जिस किस्म की भी प्लानिंग्स बन रही हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी।
मेरे कप्तान ने आज एक बड़ा बिजी दिन गुजारा अपने मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में आपको ये बताया भी था कि इतनी बड़ी तादाद में बेल्स उन्होंने ली। आज जाके कहीं पे नाकामी भी हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनको रिलीफ भी मिल गया। लेकिन अभी तक हुकूमत जो एक ख्वाब देख रही है उसमें अभी तक कोई खुशखबरी उन्हें नहीं मिली है मेरे कप्तान के हवाले से। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या इलेक्शंस के हवाले से पीडीएम के लिए लाल बत्ती जो है वो जलना शुरू हो जाएगी? इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। मालिक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ के जो सूरत हाल बन रही है, दुबई के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स भी हुई, उसके बाद हमने देखा है कि कानून साजी भी कर ली गई कि जनाब पहले 14 दिन के लिए अरेस्ट था, अब आप 30 दिन के लिए कर सकते हैं। लग यही रहा है कि फोकस इज मेरे कप्तान। तो अगर व्हाट शुड बी द लीस्ट दैट पीडीएम वुड वांट कि जी हमें कम से कम क्या उनकी गिरफ्तारी चाहिए, क्या उनकी नाअहली चाहिए, या सिर्फ उनको कमज़ोर भी कर लें तब भी काम बन जाएगा? मेरा ख्याल है उनको ये चाहिए कि इमरान खान इनकम्युनिकाडो हो। अगर वो इनकम्युनिकाडो होने के लिए लाजमी है कि वो हिरासत में हो और ना वो कोई वीडियो में पैगाम कर सकें, लाइक कोई भी कम्युनिकेशन उनका ना हो सकते, पब्लिक इंटरेक्शन जिसको कहते हैं। मेरा ख्याल है वो उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी और एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चाहिए होगी मंसूर। ये नहीं कि हफ्ता 10 दिन। देखें ना, अगर अब इलेक्शन ऑन होता है, अब तो इलेक्शन कैंपेन का सीज़न शुरू हो गया है और ख़ास तौर पे चाहे 2 माह हो या 3 माह, डिपेंड्स के गवर्नमेंट कब असेंबली कब अपने आप को अगर पहले तोड़ते हैं, तो वो जो 60 दिन हैं या 90 दिन हैं वो आई थिंक उनको एब्सोल्युटली इनकम्युनिकाडो चाहिए, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत वेरिएबल्स हैं, आप पार्टी तोड़ दें, बहुत चीज़ें तोड़ दें। बिकॉज एक चीज़ ज़रूर आईड लाइक टू ऐड कि जो बहुत ज़्यादा नाराज़ वोट है वो ज़रूरी नहीं कि सारा खान साहब का वोट है। बहुत सा वोट इनके खिलाफ वाला वोट है, जो नाराज़गी का वोट है, चाहे वो पीडीएम से नाराज़ है या इंस्टीट्यूशन से नाराज़ है। सो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिन तमाम को मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, आपने ये फरमाया कि एक लंबे अरसे की मतलब हिरासत होनी चाहिए, तो वो तो कन्विक्शन के बगैर तो नहीं होगी जब तक आप उनको कोई जजमेंट के हवाले से उनको कन्विक्ट नहीं करते। मेरा तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ मंसूर, जितनी मैं बातें सुन रहा हूँ, कि अगर कन्विक्शन ना हुई तो मुझे इलेक्शन भी होते नजर नहीं आते। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यू कैन लव हिम, हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। तो हर एक की सियासत का महवर तो वही है, या जो लोग उनके साथ हैं या जो लोग उनके खिलाफ हैं। और इस वक्त तो पीडीएम की लॉटरी निकली हुई है, क्योंकि उन्होंने जितना बोझ उठाना था वो तो इंस्टीट्यूशन पे डल गया। नाउ इट इज खान वर्सेस इंस्टीट्यूशन। और इनका ख्याल ये है कि जो काम ये नहीं कर सके, वो शायद वो 9 मई के वाक़े के बाद वो इंस्टीट्यूशन के गुस्से से इनका काम हाल निकल आए। तो वरना ये इनके अकेले की बस की बात नहीं है टू हैंडल इट। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी दुबई के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, जो हम र्यूमर्स सुन रहे थे, चलो मैं या विस्पर्स आप इसे कह लीजिए, वो तो यही थी जी निगरान सेटअप के ऊपर बात हो रही है, निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर बात हो रही है। तो अगर निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से चार्टर शुरू हो गई है, तो फिर ऑब्वियसली इज़न्ट दैट लीडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस? नो डेफिनेटली, बट हैविंग सेड दैट, एक बेसिक चीज क्या है, देखें, ये तो अब ऐसे बात कर रहे हैं और काफी हद तक मुझे समझ आता है कि इनका ऑप्टिमिज्म क्या है, कि इनके तो ख्याल में डन एंड डस्टेड है मामला। इनके ख्याल में तो देखें बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हुई हैं कि ना इनके नज़दीक खान साहब 2 कदम पीछे लेंगे, ना इंस्टीट्यूशन 2 कदम पीछे आ सकता है। और 9 मई के बाद जो पब्लिक पोस्टिंग भी होगी हुई है, वो तो अब नोबडी इज पुलिंग बैक। और इसलिए इनका तो ख्याल ये है कि अब तो हम आपस की तय कर लें कि आगे क्या होगा और कौन किस तरह होगा। और नज़र ये आ रहा है कि कुछ इसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन ही निकलेगी। इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप बड़ा बन जाएगा, तो यू माइट क्रिएट ए न्यू ऑपोजिशन, लेकिन न्यू रूलिंग अलायंस मुझे ज़्यादा चेंजिंग सा नज़र नहीं आ रहा। जैसे आज अब मेरे प्रोग्राम में थे और हम बात कर रहे थे कि ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमें ये मसला पड़ रहा है कि ऑपोजिशन कौन होगी। गवर्नमेंट का हमें आइडिया हो गया है कि गवर्नमेंट कौन हो सकती है, लेकिन ऑपोजिशन अभी हमें आइडिया नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है इसलिए।
लेक्चर इफ यू कैन कॉल इट। एक मिनट के लिए ऑब्वियसली जो जब गेम प्लान्स बनते हैं मालिक साहब, तो उसके अंदर ये कभी कभार मतलब ये डिस्कशन और डिबेट भी आती है कि जी मुल्क के लिए कौन सा बेहतर है। तो इफ़ यू एक्चुअली कंपेयर, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक लॉट इकट्ठा हुआ है पीडीएम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अंदर सारी दीगर, अब मोस्ट प्रॉब्ली अगले इलेक्शन के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक प्लेयर के तौर पे इनके साथ ऐड हो जाएगी। क्या बेसिकली ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो डेवलप हो रहा है ये बेहतर डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर जिस तरह कहा जाता है कि जी ठीक है नहीं एक ऐसी मेरे कप्तान जैसी एक ऑपोजिशन होनी चाहिए जो मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज भी करते रहे, धरने भी दे, जुलूस भी निकाले, जलसे भी करती रहे। व्हाट इज बेटर फॉर द कंट्री आपकी नज़र में? हमें तो वो चाहिए मंसूर जो इस कंट्री को स्टेबिलिटी आए और सॉल्वेंसी आए। देखिए बहुत सख्त फैसले लेने, आज बड़े सारे एक्साइटेड हुए में, वो जी देखें डॉलर 6 रुपए नीचे आ गया, वो देखें जी स्टॉक मार्केट 43,000 प्लस हो गई। क्या ये बड़ा बबल है? अभी आप डॉलर अब देखिएगा दोबारा डॉलर क्या करता है। अभी आपके सीरियस इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं। ये तो हल्की सी जब होता है ना, जब आप इंसान मर रहा हो तो आप वेंटिलेटर पे चले जाए, आप कहते हैं यार शुक्र अल्लाह का यार सांस आ रहा है। ये दिस इज अ वेरी टेम्पररी रिलीफ। हमें तो वो गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन चाहिए जिसमें बहुत सख्त फैसले लेने हैं, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 3 साल उसको कंप्लीट सपोर्ट चाहिए होगी एस्टैब्लिशमेंट की भी। अब वो क्या डिस्पेंसेशन है, दैट इज व्हाट मैटर्स। चाहे वो कोalition ऐसी बन जाए या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े सख्त फैसले ले ले, वो अब वरना सब कुछ डूब जाएगा। अच्छा, और इस सारी चीज़ के अंदर एक जो पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। दुबई तक आए, 2.5 घंटे का, मेरे ख्याल में 2.5 घंटे की फ़्लाइट है कराची से, लेकिन कराची नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आए, अपनी धरती पे लैंड नहीं किया उन्होंने। किस चीज़ का इंतजार है? व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर? देखिए मेरा ख्याल है दुबई में रिट नहीं जाती चीफ जस्टिस उमर तैयाब बंदियाल साहब की। सो इंतजार बिल्कुल 16 सितंबर का है। जो मर्जी कहते रहे पीडीएम वाले, पीएमएलएन वाले, मुझे 16 सितंबर से पहले किसी कीमत पे आते नजर नहीं आते। आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। और अगर वो वापस जब आ जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपकी राय में, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से, उसमें कोई बेहतरी आएगी? नहीं, देखिए जब हम बात करते थे रेलेवेंट लोगों से तो कहते थे 2 बोझ है जो उठाने पड़ रहे हैं हर एक को। एक है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का, और एक है इनकी अनपॉपुलैरिटी का। इनकी अनपॉपुलैरिटी का बोझ उस पॉपुलैरिटी के बोझ से ज्यादा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद, आपका सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे। डॉलर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि डॉलर के नीचे आने की वजह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या ये आर्जी हैं या ये मुस्तकिल हैं? डॉलर किस तरह परफॉर्म कर सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर? क्या क्या खदशात हैं? एक सीनियर मुआशी तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 30 जून को IMF से $3 अरब का कलील मुद्दती बेल आउट पैकेज मिलने के बाद से जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखने को मिली, वहीं डॉलर की कदर में भी वाज़ेह कमी दिखाई दी। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 5 रुपए का इजाफा हुआ था। आज भी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान जारी रहा। आज सुबह कारोबार के आगाज के साथ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 रुपए कम हुआ, और जब मार्केट बंद हुई तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 10 रुपए 55 पैसे कमी के बाद 275 रुपए 44 पैसे थी। ईद तातीलात से कबल 27 जून को $1 285 रुपए 99 पैसे का था। इंटरबैंक मार्केट के अलावा ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर मुसलसल गिर रही है, जहां डॉलर की कीमत 5 रुपए कम होकर 280 रुपए पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीदो फरोख्त 277 रुपए, जबकि कीमत फरोख्त 280 रुपए हो गई। डॉलर के अलावा ओपन मार्केट में यूरो, पाउंड, दिरहम और रियाल की कदर में भी कमी रिकॉर्ड हुई। नाज़रीन, जब मिफ्ता इस्माइल के बाद इसहाक डार ने वजारत खजाना संभाली तो उन्होंने डॉलर के रेट को नीचे लाने के दावे किए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा ना हो सका। डॉलर डार के काबू में ना आ सका। रवां साल 2 मार्च को एक दिन में डॉलर की कीमत में 18 रुपए का इजाफा हुआ।
11 मई 2023 को इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपए 93 पैसे की सतह पर पहुंच गया था, जो मुल्क की तारीख में डॉलर का सबसे ज्यादा रेट था। 30 मई को ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का मिल रहा था। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में कमी खुशाइंद है, लेकिन डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए, इस हवाले से हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, IMF से मुआहदे के बाद डॉलर के रेट में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में जो कमी हुई है, ये मुस्तकिल बुनियादों पर हुई है या इसे आर्जी समझना चाहिए? सवाल नंबर 2, IMF से मुआहदे के बाद दरामदात खोल दी गई हैं और दरामदात डॉलर्स खर्च किए बगैर मुमकिन नहीं। जब डॉलर्स खर्च हो जाएंगे तो क्या इससे डॉलर दोबारा महंगा हो सकता है? सवाल नंबर 3, हवाला और हुंडी का कारोबार करने वालों पर वक्ती तौर पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इसका सद्देबाब नहीं किया जाता। क्या हवाला और हुंडी के कारोबार की मौजूदगी में डॉलर का रेट मुस्तहकम हो सकता है? सवाल नंबर 4, डॉलर की ब्लैक मार्केट को उर्फ़े आम में काबुल रेट कहा जाता है। ब्लैक मार्केट को ख़त्म करने के लिए कौन से संजीदा इकदाम किए गए हैं? सवाल नंबर 5, मुल्क के अंदर डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए 2 बड़े मसाइल हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब करने की कोशिश करेंगे। मुआशी तज्जियाकार बाबर निज़ामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये तमाम तफसीलात जानते हैं। बाबर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इस सिलसिले में यही होगा कि जो डॉलर की प्राइस हम देख रहे हैं 10.5 रुपये, आज इसके अंदर कमी देखी गई इंटरबैंक के अंदर, क्या समझ रहे हैं, ये मुस्तकिल बुनियादों पर है या ये दोबारा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत दफ़ा देखा है कि नीचे आता है लेकिन उसके बाद दोबारा शूट अप कर जाता है, इज दैट द सेम सिनेरियो या इस मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबल रहेगा? जी, थैंक यू मंसूर। मंसूर, इसको आंसर करने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले हम एक तो ये कि इसहाक डार साहब के होते हुए यू कैन नेवर बी श्योर कि ये जो रेट ऊपर और नीचे हो रहा है, और ख़ास तौर पर जब नीचे आता है तो क्या वो मार्केट डायनामिक्स की वजह से आता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के डायनामिक्स की वजह से आता है, या इसहाक डार साहब की अपनी ख्वाहिशात की बेसिस पे आर्टिफिशियल तरीके से आता है। ठीक है। अब अगर आज का ही आप ये जो 10 रुपए का डिक्रीज देख रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में, अगर हम पहले इंटरबैंक मार्केट की बात कर लें तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, ईद से बिल्कुल पहले, स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसका अभी आपने जिक्र भी किया कि इंपोर्ट्स पे कर्व हटाया जाएगा। ये एक IMF की कंडीशन थी कि जी आप इंपोर्ट्स को ओपन कर दें और नॉर्मल जितनी जो इंपोर्ट्स होनी जरूरी है वो होने दें। ठीक। अब ये उन्होंने सर्कुलर तो जारी कर दिया स्टेट बैंक ने कि जी आज के बाद से इंपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल तरीके से होंगी, और बड़ा आपका जायज सवाल है कि अगर इंपोर्ट्स खोल दी जाएं तो ऑटोमेटिकली डॉलर के ऊपर एक प्रेशर आएगा डिमांड का, और प्राइस तो ऊपर जानी चाहिए थी इंटरबैंक मार्केट में, ना कि नीचे जानी चाहिए थी। क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि IMF जो डॉलर पाकिस्तान को देगा, जो अभी तक दिए नहीं है, वो इंटरबैंक मार्केट में नहीं आएंगे, वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल होंगे। इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर्स होते हैं, जो स्टेट बैंक डिस्क्लोज करता है, 2 तरह के अपने रिजर्व्स, एक स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स होते हैं जो कि तकरीबन $4 बिलियन है, और एक जो बैंकों के पास रिजर्व्स होते हैं जिससे ये सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पेमेंट्स लेते और देते हैं, वो तकरीबन $5 बिलियन है। सो ये IMF वाले पैसे जब आएंगे ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में जाएंगे और इससे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो फिर इसका तो उल्टा इंपैक्ट होना चाहिए था, क्योंकि इंपोर्ट्स अगर खोल देंगे तो उस पर प्रेशर आएगा। बट इन रियलिटी आज हमारी जब बात हुई डिफरेंट बिजनेसेस से और डिफरेंट बैंकर्स से, तो उन्होंने कुछ ने ऑन द रिकॉर्ड और कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि जी वो सर्कुलर जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, इन रियलिटी कुछ चेंज नहीं हुआ, और अभी भी इंपोर्ट्स पे उसी तरह से कर्व्स हैं जिस तरह से पिछले महीने थे या उससे पिछले महीने थे या उससे पिछले महीने थे। और विच बेसिकली मीन्स कि ये आप इस कमी को उस लिहाज से आर्टिफिशियल कह सकते हैं। अच्छा। मगर इसी को अगर थोड़ा सा इसके पस मंजर में जाया जाए तो आपको ये एक चीज जो कि पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, मगर 3 या 4 महीने हो चुके हैं कि हमारा करंट अकाउंट का सरप्लस आ रहा था हर महीने, विच बेसिकली मींस कि हमारी इंपोर्ट्स की पेमेंट्स कम थी और हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस ज्यादा अमाउंट की आ रही थे, जिसकी वजह से इंटरबैंक के अंदर डॉलर्स का सरप्लस था इनफैक्ट, विच मींस के डॉलर ऊपर जाने के बजाय इन रियलिटी प्रेशर ये था कि डॉलर की कीमत नीचे जाएगी इंटरबैंक के अंदर। मगर स्टेट बैंक हुकूमत के कहने पे आई एम अज्यूमिंग कर ये रहा था कि इंटरबैंक से डॉलर्स खरीद रहा था। सो वही जो एक्स्ट्रा डॉलर्स उनके करंट अकाउंट सरप्लस की वजह से इंटरबैंक के अंदर आए हुए थे वो स्टेट बैंक खरीदी जा रहा था,
जिसकी वजह से इंटर बैंक का रेट इससे पहले नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा बाबर मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हुंडी का जो कारोबार है उसको भी 4 चांद लगना शुरू हो गए। पिछले 3-4 महीने के अंदर हमने ये देखा है बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत से डॉलर जो है वो यहाँ से दुबई शिफ्ट हुआ और भी ममालिक के अंदर शिफ्ट हुआ है। हुकूमत ने इसको कर्ब करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई इकदाम किए हैं क्या? मंसूर, इस पे अगर आई थिंक वी नीड टू कम टू द ओपन मार्केट नाउ, अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का जब गैप ज्यादा आता है तो हुंडी हवाले का कारोबार ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग जो हैं फिर अपनी रेमिटेंसेस जो हैं वो एंड अपनी इंपोर्ट पेमेंट्स जो हैं, दोनों चीजें, बट अगर हम रेमिटेंसेस को लें तो रेमिटेंसेस जो हैं वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हुंडी हवाला के जरिए पाकिस्तान भिजवा रहे होते हैं, और इंपोर्ट्स के ऊपर भी इसी किस्म के, वो तो अभी भी मैंने आपको बताया। मगर जब ये आज जो चीज बेसिकली हुई है, बल्कि रादर आज से आप पहले देखें कि जब वो इंटरबैंक मार्केट के रेट को नीचे नहीं आने दे रहा था स्टेट बैंक और खरीदी जा रहा था, उसकी वजह ये थी कि वो ओपन मार्केट के में उसका ओपन मार्केट का रेट और जो इंटरबैंक का रेट है उस गैप को, उस स्प्रेड को क्लोज कर रहा था, जो कि काफी हद तक क्लोज हो भी गया था, 5-6 रुपए रह गया था। और अगर आप आज भी देखें तो वो 5-6 रुपए के उस पे ही है। तो अगर मतलब आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इस स्प्रेड को अगर 5 रुपए से 2-3 रुपए पे ले आया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट जो रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान में वो जो इंसेंटिव है कि ग्रे चैनल के जरिए भेजी जाए वो कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर निज़ामी, आपका मुआशी तज्ज़िया कर निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। डॉलर की कीमत आज 275 रुपये के आसपास देखी जा रही है। इसी के ऊपर तज्ज़िया दे रहे थे कि क्या ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर यहीं पर रहेगा या ये दोबारा बाउंस बैक भी कर सकता है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।